सो हम होप्स की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अब पीवाईक्यू डिस्कस करने का मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं? आर यू एबल टू फाइंड आउट कि यस आई एम इन दैट पोजिशन कि मैं उसको आंसर कर सकती हूँ और कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एसेस व्हेन आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल। और जो मैं टेस्ट दूंगा उसमें आप कैसा लिख रहे हो, मेरे को बता रहे हो यहाँ पे, दैट्स फाइन। आर यू एबल टू राइट इन योर आंसर बुकलेट दैट इज गोइंग टू टेल मी कि कितना आपको समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ और आपके ऊपर से जा रहा है, समझ भी नहीं पा रहे हो कुछ। सो अभी तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, and then we'll proceed finding out what is the key demand of the question, how you are going to write it, and then when I take your test, then I would see कि हाँ कितना आप replicate कर पा रहे हो in your answer booklet. All right, so first question is the end of obedience is protection. थॉमस हॉब की स्टेटमेंट है, 1993 में क्वेश्चन आया था. What do you understand by this particular statement? Giving up your liberties and all the powers in order to be protected by the state to ensure your right to self-preservation. Okay, good. So self-preservation. So end of obedience is protection. Fine. Okay, we know this thing. मैं एक बेसिक्स आइडिया बता देता हूँ आपको, अगर आपको इसी आंसर को एक्सप्लेन करना हो आपको। पहले होप्स का इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग। सो व्हेन वी आर एक्सपेंडिंग दिस थिंग, इसको दोनों चीज़ों पे ही हम दोनों चीज़ें से स्टार्ट करेंगे। इसको पहले हम बताएंगे जो उसका आइडिया था ह्यूमन नेचर के ऊपर, जो साइकोलॉजिकल उसने लिंक किया। फाइन, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट ब्रीफली। आप इसको एक्सप्लोर करोगे कि ह्यूमन नेचर कैसा है, और जो थ्योरी ऑफ बॉडी इन मोशन को कैसे उसने अप्लाई किया, दैट वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्लेजर एंड मिनिमाइज आवर पेन बिकॉज ऑफ द इंटरल मोशंस हैपनिंग, दैट वॉलंटरी मोशंस एंड इनवॉलंटरी मोशंस से लिंक करने के बाद में। अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज एंड ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस किसके साथ में? स्टेट। फाइन, और यहाँ पे हम इसका एब्सलूट स्टेट हम बना रहे हैं, तो ओबीडियंस भी एब्सलूट होगा। सो उसका एसेंस यही है, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि भाई एंड ऑफ ओबीडियंस, जो इस ओबीडियंस जो स्टेट को हम ओबे कर रहे हैं, इसी डिक्टेट्स को, जो लॉ को हम मान रहे हैं, उसका एसेंस प्रोटेक्शन है। दिस इज आवर प्रोटेक्शन। सो इससे उसको लिंक करना है हमको, दैट इज वी आर एस्टेब्लिशिंग स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो थोड़ा थोड़ा मसाला हर जगह से उठाना है, एंड यू हैव टू मेक दिस होलिस्टिक आंसर। यहाँ पे आप ये डायमेंशन भी डालो इस आंसर के अंदर कि भाई स्टार्ट तो कर रहा है इंडिविजुअल प्रोटेक्शन से, फाइन, एंड अल्टीमेटली ही इज टर्निंग इनटू एब्सलूट स्टेट। सो इंडिविजुअलिस्ट टू एब्सलूट की जर्नी जो यहाँ पे थी, वो भी आप इसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे डायमेंशन आपको पता है, जस्ट यू हैव टू क्रिएट ए होलिस्टिक आंसर। इज दैट क्लियर? चीज़ें वही हैं जो हमने डिस्कस की हैं, वो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे लिख देने हैं। दिस इज व्हाट वेयर कम्स द रोल ऑफ आंसर राइटिंग, कि भाई मैंने आंसर कैसे लगा, मेरे को चीज़ें पता हैं, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना, एक ऐसे फ्लो में लिखना, एक ऐसे ऑर्गेनिक फ्लो में लिखना कि आपको आप प्रॉपरली उस मेन डिमांड को एड्रेस करो। दिस इज आंसर राइटिंग। वरना तो आपको पता ही है, बोलने को तो आप बता ही दोगे, जैसे आपने अभी बताया। सेकेंड क्वेश्चन, द एंड ऑफ एवरी मैन इज continued success in obtaining those things which he, यहाँ पे ही है, which he from time to time desire. Now tell me how you are going to start this answer. किस डायमेंशन को एक्सप्लोर करोगे आफ्टर इंट्रोडक्शन? विच डायमेंशन यू वांट टू फोकस अपॉन? Human nature. ह्यूमन नेचर, फाइन। Nature of power and हाँ, human beings are generally greedy and all. बेटा
सी दिस पर्टिकुलर डायमेंशन में डिस्कस कम से कम 15-20 मिनट लगाए थे मैंने इसको पढ़ाने में. डिजायर, कॉन्सेप्ट्स, ब्रिंग द कॉन्सेप्ट डायमेंशन. ठीक है, विल्ड एक्शन, डिजायर. फाइन, वी आर क्रिएटिंग दैट विल, दैट डिजायर टू एक्ट. फाइन, हाउ वी आर क्रिएटिंग दैट डिजायर, यू हैव टू राइट दैट कि जो हमारे इमोशंस हो रहे हैं एंड दोज मोशंस, फॉर एग्जाम्पल कुछ तो हैं हमारे इनवॉलंटरी मोशंस, वाइटल मोशंस, सांस ले रहे हैं जो भी है, दिस इज ब्लड सर्कुलेशन हैपनिंग, दीज आर वाइटल मोशंस, तो होंगे ही, आपका उस पर कोई काबू नहीं है. जो इनवॉलंटरी मोशंस हैं वो लिंक्ड होंगे हमारे वाइटल मोशन से भी, कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, जो हम हमारे सर्वाइवल को इन्हेंस कर सके, हमारी हैप्पीनेस को जो इन्हेंस कर सके, उन इनवॉलंटरी एक्शंस को हम करेंगे. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, हमारे बहुत सारी चॉइसेस हैं. मान लीजिए ये एक दारू की बोतल रखी हुई है. ओके, नाउ यू हैव चॉइस टू ड्रिंक इट. फाइन, यू हैव चॉइस टू ड्रिंक इट, आपके पास चॉइसेस हैं. सो वी आर सेइंग ना दैट इज विल इज फाइनल चॉइस ऑफ डेलिब्रेशन. हम डेलिब्रेट करते हैं कि हमको कौन सी चीज़ें चूज करनी है उसमें से. देन वी मेक दैट विल एंड देन वी टेक दैट एक्शन. फाइन, अब यहीं पे वही है कि आपने चूज किया कि भाई मैक्सिमम प्लेजर और मैक्सिमम पेन से, अगर आपको आपकी किडनी खराब है एंड देन यू आर थिंकिंग चलो मैं इसको पी लेता हूँ, सो मे बी यूर गेन इज लिटिल, पेन आपको ज़्यादा होगा. फाइन, सो हाउ यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, दैट विल्ड एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी भाई प्लेजर और पेन की क्या असेसमेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर टेकिंग दैट एक्शन, विल्ड एक्शन. यहाँ पे the end of every man is continued success in obtaining those things which he from time to time desires. और वो उन्हीं चीज़ों को डिजायर करेगा जो चीज़ें उसकी सर्वाइवल को, उसकी सेफ्टी को, उसके प्लेजर को इनहेंस करें. फाइन, दिस इज द यूटिलिटेरियन आइडिया. उसको साइकोलॉजिकल डायमेंशन को वहाँ पे एक्सप्लोर करना है आपको. ये सिंपल है. ओके, अंडरस्टूड? हाँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या करना होता है. क्वेश्चन आया, मेन डिमांड आपने समझ ली, ठीक है. यहाँ पे आपने, चलो यहाँ पे आप ह्यूमन नेचर बता रहे हो, यूटिलिटेरियन साइकोलॉजी से लिंक करोगे, आप विल्ड एक्शन से करोगे. उसके बाद उसको, उसका जो मेन आइडिया ना, उसको लेके जाओ कि कैसे उसने इसको लेकर एब्सोल्यूट स्टेट इन्वेस्टेज किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे हुई, एक पैराग्राफ में वो भी बताओ आपको. इसका ये मेन डिमांड है. मेन डिमांड आपको 50 to 60% रखनी है, यही है. उसके बाद में जो और डायमेंशंस हैं उसका मसाला लगा के उसको एक होलिस्टिक आंसर बनाओ. दिस इज व्हाट इज सपोज टू डू. ओके, आंसर राइटिंग यही है. ये नहीं कि आपने पूरा सिर्फ इसी के ऊपर ही आंसर लिख दिया, नहीं, वो वन डायमेंशनल आंसर बन जाएगा आपका. अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज द ब्यूटी. एक यही बात समझ लो आज, अगर इस मोमेंट के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है तो यही है कि जब हमको आंसर लिखना होता है, वी आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, और उस डिमांड को 50 से 60% ही रखना है. और बाकी जो चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ कंक्लूजन का पार्ट हो गया, उसके बाद में जो और बाकी बचता है 30 to 35%, उसके अंदर हम डिफरेंट डायमेंशंस को लिंक करेंगे, जो मेन चीज़ है. ओके, जो उस थिंकर का या फिर जो उस पर्टिकुलर डायमेंशन का जो मेन चीज़ है उससे लिंक करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल, अगर शार्क के ऊपर क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, that why shark is not becoming as successful as European Union and ASEAN, तो वहाँ पे आपको ये लिखना है. सारी डायमेंशन लिखने के बाद में यू हैव टू लिंक विद द आइडिया ऑफ रीजनलिज्म, कि रीजनलिज्म कैसे प्रमोट हो रहा है. जो ठीक है, आपने पाकिस्तान और इंडिया के नेक्सस को लिख दिया कि वहाँ पे, नेक्सस बोल रहा हूँ, उस एक्सिस को, उस कंपटीशन को लिख दिया वहाँ पे आपने, और जो बाकी बिग ब्रदरली एटीट्यूड ऑफ इंडिया, ये डायमेंशंस आपने लिख दिया, दैट इज फाइन. आपने मेन डिमांड एड्रेस कर दी. लेकिन जो पेरिफेरल डायमेंशंस है उसको भी आपको लिंक करना होता है टू मेक आंसर होलिस्टिक. सो इसका जो मेन चीज है उस तक भी हमको लिंक करना है. दिस इज व्हाट यू सपोज्ड टू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Hobbes relieved sovereignty completely from the disabilities which Bodin had inconsistently left standing. अब इस क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे, सॉवरेनिटी इन थ्योरी ऑफ स्टेट, वहाँ पे हम बोडिन का जो आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी वो डिस्कस करेंगे. लेकिन फॉर आवर डिस्कशन वी आर जस्ट विल डिस्कस इट. अब यहाँ पे देखो, हमको मेन डिमांड क्या है, हमको होब्स की जो आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी है उसको हमको डिस्कस करना है. फाइन,
लेकिन बोडिन वाला डायमेंशन इसको हमको यहाँ पे देना ही देना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि बोडिन का आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी क्या था। अब बोडिन का जो आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी था उसमें ये बोलते हैं कि सॉवरेनिटी जो है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड पावर है, वो एक एब्सोल्यूट है, वो डिवाइडेड नहीं हो सकती, वो भी किसी पर्टिकुलर एक अथॉरिटी के अंदर इन्वेस्टेड होनी चाहिए। ये कह रहा है बोडिन भी, और ये होब्स भी कह रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसमें, यहाँ पे बोडिन जो है वो ये कह रहा है कि ये पीपल्स के अंदर भी हो सकती है, पीपल लाइक सोवरेनिटी कैन बी रिजाइड इन पीपल एज वेल। एक तो ये डायमेंशन। उसके बाद दूसरी डायमेंशन जो बोडिन कह रहा है वो ये है कि जो नेचुरल लॉ है और जो डिवाइन लॉ है वो भी इसको सैंक्शन करता है। सो ही इज लिंकिंग दैट विद नेचुरल लॉ और डिवाइन लॉ। ये चीज होब्स नहीं कर रहा है। होब्स साइंटिफिकली ही इज प्रूविंग हिज थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक असेसमेंट। ये चीज यहाँ पे डिफरेंशिएट करती है कि भाई जो बोडिन जिस चीज को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सका उसको होब्स ने करके दिखाया है। फाइन, कैन यू रीड व्हाट आई एम राइटिंग हियर विद दिस येलो पेन, क्या फिर दूसरा पेन यूज करूं मैं? ओके, यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है। उसके बाद हमको होब्स का आइडिया ऑफ सोवरेनिटी लिखना है कि कैसे सोवरेनिटी जो है एब्सोल्यूट रूलर के अंदर ही इन्वेस्ट होगी एंड ही कैन डू वट एवर ही वाज सपोज टू डू। और उसका एसेंस क्या है, उसको इंडिविजुअल्स का ही जो सिक्योरिटी सर्वाइवल इंश्योर करना है, इसी के लिए हमने उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी बनाया है। अगर थोड़ी सी भी उसको उसकी पावर को डायल्यूट कर दिया हमने, थोड़ी सी पावर किसी और को दे दी, तो फिर पावर क्या है कि वीसी साइकिल होती है, पावर के बाद उसको और पावर चाहिए, और पावर चाहिए, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी को थ्रेट उसका हो जाएगा। इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ पावर टू एनी अदर अथॉरिटी। अंडरस्टूड? यही वो बोल रहा है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। फाइन, डिफरेंस यही है कि बोडिन ने बोला है कि सोवरेनिटी पीपल्स में भी हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ मोनार्क के अंदर होगी, सिर्फ एक ही अथॉरिटी के अंदर होगी। वी कैन नॉट डिवाइड सोवरेनिटी। फाइन, सिर्फ सिंगल इंसान में ही होगी वो सोवरेनिटी। दिस इज व्हाट होब्स इज सेइंग। इज दैट क्लियर? और जो सोवरेनिटी का आएगा तो उसमें हम बोडिन वाले को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अब तो होब्स का ही पढ़ रहे थे, तो आई एम जस्ट गिविंग यू, इतना भी पता है। अगर इतने 2 पॉइंट भी लिखने के बाद में अगर आपने होब्स को एक्सप्लोर कर दिया, सो योर आंसर इज डन। नेक्स्ट इज Rousseau's theory of social contract in Hobbes' Leviathan with its head chopped off discuss। अब जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पे रूसो हमारे सिलेबस के अंदर था, अभी नहीं है। एनीवे वी शुड बी नोइंग अबाउट जो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वी शुड बी नोइंग अबाउट दैट एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस इट जब हम नेक्स्ट जब हम उसको ख़त्म कर लेंगे जॉन लॉक को, देन वी विल डिस्कस होब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लो जो इस कोट का एसेंस है। जब हमने लेवियाथन की एक फिगर देखी थी, इफ यू रिमेंबर, सो लेवियाथन के हमने फिगर के अंदर हमने बहुत सारे इंडिविजुअल्स देखे थे, इफ यू रिमेंबर। हाँ, याद है आपको कि उसकी फिगर के अंदर जो लेवियाथन की जो फिगर थी उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे। ओके, अब इसका एसेंस ये था कि भाई देखो, इंडिविजुअल्स को सेफगार्ड कर रहा है लेवियाथन, इसके अंदर सारी की सारी सुप्रीम अथॉरिटी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर वेस्टेड है। फाइन, ये बात थी, ये होब्स बोल रहा है। अब रूसो क्या बोल रहे हैं? रूसो जो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के में जो जिस अथॉरिटी को सारी की सारी जिसमें सोवरेनिटी इन्वेस्टेड करते हैं वो होती है इंडिविजुअल्स के अंदर, सिटीजन्स के अंदर। फाइन, अब अगर इसके सिर को काट दिया जाए तब आपके पास क्या बच गया? इंडिविजुअल्स। फाइन, सो जो रूसो है ही इज इन्वेस्टिंग सोवरेनिटी इन पीपल। पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ही टॉक्स अबाउट पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी मीन्स जो सिटीजन्स हैं दे आर गोइंग टू डिसाइड हु इज गोइंग टू रूल। फाइन, वही रूल करेंगे। फाइन, सो ही इज इन्वेस्टिंग सोवरेनिटी इन पीपल। सिर काट दिया। अंडरस्टूड दिस? यही डायमेंशन आपको रिफ्लेक्ट करनी है आपके आंसर के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
consider liberty or freedom signifies properly the absence, यहाँ पे और आएगा आई थिंक, absence और opposition in external impediments of motion. कुछ सेंस बना पा रहे हो इस क्वेश्चन की, इस कोट की? होप्स की कोट है, लिबर्टी और फ्रीडम signifies properly the absence or opposition in external impediments of motion. State of nature में भी Very good. You are going in वहाँ पे कैसे right direction. हाँ, वहाँ पे कैसे conflict and cause we can link body and motion like कैसे हाँ हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. अभी यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर की, तो इन स्टेट ऑफ नेचर व्हाट ही सेज दैट वी आर हैविंग एब्सोल्यूट लिबर्टी और एब्सोल्यूट इक्वालिटी. ये बोल रहा है ये बात, इफ यू रिमेंबर. इज दैट क्लियर? उसने बोला दैट वी आर हैविंग एब्सोल्यूट लिबर्टी और एब्सोल्यूट इक्वालिटी. और ये चीज़ क्या इंश्योर करेगी? व्हेन वी आर हैविंग एब्सोल्यूट इक्वालिटी, हमारे पास इक्वल पावर है, और वी आर हैविंग दिस लिबर्टी कि भी हम उस पावर को कैसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. इट इज़ गोइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड कायोस बिकॉज थिंग्स आर लिमिटेड एंड वी वांट टू एंजॉय देम. और हमारे अंदर से ही आएगी. दीज आर मोशन एंड बॉडी टेकिंग प्लेस. वी वांट मोर एंड मोर पावर, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गई नहीं जब तक हमारी जो क्वेस्ट है अंदर से, वो आग लगी रहेगी. मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए, अंदर से आग लगी है. आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. दैट इज ह्यूमन नेचर. फाइन. तो ये डायमेंशन आप यहीं पे समझ लो. लिबर्टी और फ्रीडम सिग्निफाइज प्रॉपरली द एब्सेंस और अपोजिशन इन एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स ऑफ मोशन. अब यहाँ पे जो मोशन है, फाइन, जो मोशंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वाइटल एंड वॉलंटरी मोशंस, ओके. अब इसके ऊपर इम्पेडिमेंट्स. अब स्टेट ऑफ नेचर के अंदर तो कोई इम्पेडिमेंट्स नहीं है. यू आर हैविंग एब्सोल्यूट लिबर्टी एंड इक्वालिटी. ओके. अब यहाँ पे जिस डायमेंशन को हमको एक्सप्लोर करना है, अगर हम मान लो लिबर्टी और फ्रीडम हमने स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया, एक सोवरेन इस्टेब्लिश कर दिया हमने, एंड देयर वी सपोज टू टॉक अबाउट लिबर्टी एंड फ्रीडम. अब हम कैसे उसको देखेंगे, ये डायमेंशन आपको समझ लिए. एक डायमेंशन पे आप यहाँ बताओगे कि भाई कोई इंपेडिमेंट्स नहीं थे स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, एवरीवन वाज इक्वल एंड दे वर एंजॉयिंग एब्सोल्यूट लिबर्टी. बट व्हेन वी आफ्टर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन वी आर हैविंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अब वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि भाई हमको कितनी लिबर्टी एंजॉय करनी है बाय मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ. सो जितना भी लॉ हम हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, उतने ही हमारी जो इम्पेडिमेंट्स होंगे उन मोशंस के ऊपर, उतने ही इम्पेडिमेंट्स होंगे जितना लॉ हमारे ऊपर इम्पोज करेगा. फाइन. अगर आपको एज पर लॉ, अगर आपने किसी का कुछ सामान चोरी कर लिया, किसी को हार्म पहुंचा दिया, तो आपको जेल हो जाएगी. आपको जेल हो गई तो आपका दिल तो कर रहा है पानी पूरी खाने का, घर पे आके एंजॉय करने का, बट यू कैन नॉट कम. यू आर रिस्ट्रिक्टेड. जेल के अंदर आपको बंद कर दिया गया है. फाइन. अंदर से तो आपके इमोशंस आ रहे हैं दैट यू वांट टू एंजॉय लाइफ, लिबर्टी, बट यू कैन नॉट बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सॉवरेन, कि भैया आपने उसको वायलेट किया है एंड यू आर रिस्ट्रिक्टेड, योर लिबर्टी इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ दैट लॉ. इज दैट क्लियर? समझ रहे हो आप? सो उतनी ही लिबर्टी आप इंजॉय कर पाओगे आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट जितनी आपको लॉ प्रोवाइड कर रहा है, जो लॉ क्लियरली आपको प्रोवाइड कर रहा है. फाइन. अगर कुछ लॉ नहीं भी बता रहा है तो वो भी आप लिबर्टी इंजॉय करोगे आप, जितना लॉ ने बताया है और जितना नहीं बताया है. इफ द लॉ इज साइलेंट आल्सो, देन आल्सो यू एंजॉय दैट लिबर्टी. अगर कैटेगोरिकली लॉ में मेंशन है दिस इज व्हाट यू नॉट सपोज टू डू, देन दैट इज द इंपीडिमेंट्स. ओके. सो इट इज द सॉवरेन ओनली जो आप पे इंपीडिमेंट्स लगाएगा.
फाइन, विच इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट यू. इज दैट क्लियर? यही डायमेंशन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है. दैट लिबर्टी और फ्रीडम सिग्निफाइज प्रॉपरली द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन इन एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स ऑफ मोशन. फाइन, कि भाई जो इम्पेडिमेंट्स हैं आपके मोशंस के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और जिस अगर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए तो यू आर एंजॉइंग द योर लिबर्टी एंड फ्रीडम. ओके, अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगी है तो दैट इज बाई द सोवरेन. सोवरेन ही लगाएगा उन चीजों को. तो आपकी फ्रीडम और जो आपकी लिबर्टी है उतनी ही है जितनी कि उसके ऊपर इंपेडिमेंट्स कुछ भी नहीं है. ओके, कुछ कॉम्प्लेक्स है क्या यहाँ पे? आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी. हाँ, चेहरे से तो ऐसा लग रहा है. लेट मी रिपीट दिस, कि यहाँ पे एब्सोल्यूट लिबर्टी थी. वी वर इंजॉइंग द लिबर्टी बिकॉज यू ऑल वर इक्वल. सभी एब्सोल्यूट लिबर्टी को एंजॉय कर रहे थे. बट अगेन इट वाज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कायोस एंड कॉन्फ्लिक्ट. अब यहाँ पे सॉवरेन को एस्टेब्लिश कर लिया हमने थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब सॉवरेन डिसाइड करेगा कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेल्फ प्रिजर्वेशन के ऊपर जो खतरा ना लेके आए, क्योंकि उसकी सुप्रीम ऑब्जेक्टिव वही है सॉवरेन का कि हमारी सेल्फ प्रिजर्वेशन के ऊपर कोई भी खतरा ना हो. फॉर दैट सोवरेन इज गोइंग टू मेक सर्टेन रूल्स, और वो हमारी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करेगी. फाइन, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस. तो रूल्स एंड लॉज हमारी जो लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वही चीज होगी जो हमारी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करेंगी. लॉ एंड रूल्स, अगर ऐसे कोई लॉ एंड रूल्स नहीं है तो भी हम उसको लिबर्टी को एंजॉय करेंगे. फिर जो हमारे जो मोशंस हैं वी कैन एक्ट अपॉन दोज मोशंस, जो हमारे इनवॉलंटरी मोशंस हैं और वॉलंटरी मोशंस हैं, वी कैन एक्ट अपॉन दैट आवर डिजायर्स और आवर विल्स. ओके, now next question is, comment Hobbes starts as an individualist but ends as an absolutist. मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, और ये और अगले वाला क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं. सो हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस क्वेश्चन? और इसके बाद ये क्वेश्चन भी, तीनों क्वेश्चन सेम ही है. 10वां क्वेश्चन भी, इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन द होप्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी. ये 2022 में आया हुआ है. बताओ हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस क्वेश्चन. बताओ बेटा, इतनी देर से इसको हमने डिस्कस कर लिया है, क्लास में बहुत बार डिस्कस किया हमने. So we can start from the social contract theory, like state is the formation. State is formed by the individuals itself, and it is for the benefits of individual only. Like it is to preserve humans, individuals only. But at the last, all the powers, all the powers are levied in the hands of monarch. चलो एक थोड़ा सा और कुछ मैं बनाता हूँ. मान लीजिए 10 मार्कर्स, 15 और 20 मार्कर्स. क्वेश्चन यही है, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया है. अब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप 10 मार्कर्स में और 15 और 20 मार्कर्स में? हाउ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट? क्या ऐसे डायमेंशन डालोगे कि 10 मार्कर्स तो आप लिख लोगे, 15 और 20 मार्कर्स का अगर क्वेश्चन आए तो हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस? देखो, when we are talking about absolutist ideology, हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि उसने ऐसी कौन कौन सी बातें कही विच रिफ्लेक्ट हिज एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी. ओके, उसकी थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स. फाइन. और ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ नेसेसरी, उसको एक्सप्लेन करने के बाद में वाई इज इट नेसेसरी. फाइन. अब यहाँ पे आपको सारे डायमेंशन बता देनी है. अब इंडिविजुअल से तो आप लिंक करोगे ही करोगे कि भाई उसने इंडिविजुअल के सेल्फ प्रिजर्वेशन को
सेंटर में रखा, इंडिविजुअल वाज इन सेंटर। लेकिन अगर एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं देंगे उसको, अगर एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होगी सोवरेन के पास में, तो क्या होगी, पावर किसी दूसरे इंसान के पास में होगी। ओके, अगर पावर किसी भी अमाउंट में किसी दूसरे इंसान के पास चलेगी सोवरेन से अलग, सो पावर इज गोइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ वीसीएस साइकिल। उसको और पावर चाहिए, उसको और पावर चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ थ्रेट फॉर सोवरेन। दिस इज व्हाट इज, दिस डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पावर उसको नहीं देनी किसी को भी। अल्टीमेट उसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर इंडिविजुअलिज्म। फाइन, ये डायमेंशन आपको एक्सप्लोर करनी है पूरा, ये लिंक आपको एस्टेब्लिश करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। इज दैट क्लियर? फिर उसके अंदर मसाला डालने के अंदर आप यू कैन मेंशन दैट इवन इन द फिगर ऑफ symbolic figure of Leviathan, individuals are embedded in the body politic of Leviathan body politics. So you cannot harm any individuals because it is part of you. It is part of sovereign. Fine, you can explain that as well. So this is how we are going to explore this question. हाँ, yes, that is the final recourse given to the individuals if their survival is at stake without any proper justification from the state, तब वहाँ पे they can revolt against the state. This dimension also you can mention. Now again, covenant without swords are but words of no strength to secure a man at all. अब यहाँ पे covenant without sword, अब यहाँ पे covenants means law, rules and regulations, जो भी sovereign का जो भी command है, sovereign command, it is related to that. Without sword, अगर उसके पास power ही नहीं है, if sovereign doesn't have power to implement these law and rules and regulations, फिर वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वर्ड्स हैं, they are just written words, सिर्फ लिखे हुए कागज पे लिखे हुए written words हैं, they are not going to secure the man at all. Fine, why we are having, अभी इसका essence क्या है बताओ, what exactly it wants to convey? Absolute state. Very good. Fine, we are going to give all the power to the state. जब सारी पावर हम स्टेट को दे देंगे, उसके पास पूरी की पूरी पावर होंगी टू इम्प्लीमेंट वट एवर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक दिस सोवरेन इज मेकिंग। अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योर ए मैन। समझ रहे हो, यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट और जो इंडिविजुअल्स की डायमेंशन है उसको भी आप लगा सकते हो यहीं पे। अब सारा का सारा खेल देखो, एवरी सिंगल डायमेंशन इज इंटरलिंक्ड। दो तीन लाइन अगर जो मेन डिमांड के ऊपर रखो 50 to 60%, और जो बाकी मसाला है वो ऐसे अकोमोडेट कर दो आपके आंसर को, एग्जामिनर को लगे हाँ यार सभी कुछ एड्रेस कर रखा है बच्चे ने। अंडरस्टूड? सारे डायमेंशन डाल दो, ह्यूमन साइकोलॉजी भी डाल दो, वो डायग्राम भी बना दो, कैसे उसने साइंटिफिक असेसमेंट से, कैसे उसने फिजियोलॉजी से लिंक किया, कैसे उसने ह्यूमन साइकोलॉजी से, देन इन द ऑन द पॉलिटिकल स्पेयर वो भी बना दो छोटा सा। फाइन, छोटा सा, ऐसा नहीं कि पूरा उसने अपने तो पूरा घुमा दिया, नहीं, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन टू रिफ्लेक्ट दैट। सो ऐसे आपको एड्रेस करना है। नाउ रियलिज्म, हाँ हाँ हाँ, you can say that like his idea is applicable in IAR theory, you can link with that as well to reflect in concluding part, you can bring such kind of dimensions. Okay, next question comment, how would I and my fellow human beings behave if we were find ourselves in a state of nature, and what does this behavior tell us about our innate predispositions? अब बताओ, how we are going to address this question? देखो कीवर्ड इसमें क्या क्या है, behavior, this is going to discuss like linked with behavioral aspect. Fine, and then in state of nature,
ओके। और अगेन इनेट प्रीडिस्पोजिशन, यहाँ पे हमको जो बॉडी एंड मोशन वाला डायमेंशन है वो एक्सप्लोर करना है। अंडरस्टूड? so this is how we are going. हाँ, that is the part of that ना। okay, it starts from here ना, body and motions। fine, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उसकी, जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज अप्लाइंग इन द फिजियोलॉजिकल लेवल। उसके बाद में फिजियोलॉजी के बाद में वही इम्पैक्ट साइकोलॉजी के ऊपर पड़ेगा हमारे। फाइन, दिस वाइटल मोशन एंड वॉलंटरी मोशंस, फाइन, यही मोशन तो डिफाइन करेंगे हमारी जो हाउ वी आर गोइंग टू बिहेवियर के उस पार्ट को। यहां पे हम यूटिलिटेरियन डायमेंशन लेके आएंगे। ओके, वी आर बिहेविंग, वी डोंट हैव एनी ऐसा चॉइसेस। ओके, ये हमारी बॉडी में जो भी इमोशंस हो रहे हैं, दे आर मेकिंग अस टू चूज। कोई ऐसी कॉन्शियस नहीं है हमारी दैट इट इज और कॉन्शियस सम काइंड ऑफ एथिकल एंड मोरल डायमेंशन विच इज मेकिंग अस टू चूज दोज। नहीं, ये डायमेंशन समझ लो आप। एलिमेंट ऑफ रियलिज्म क्या है यहाँ पे? दैट वी आर एनी डिसीजन वी आर टेकिंग, जो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट है, जिसमें हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे प्लेजर को मैक्सिमाइज कर रहा है और मिनिमाइज अवर पेन। यहाँ पे ये जो चीजें हो रही हैं ना, दैट इज कंप्लीटली बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग इन अवर बॉडी फिजियोलॉजी, बिकॉज ऑफ दीज मोशंस, वट एवर will we are creating, whatever decision we are making, final decision to choosing any action, it is based on this। इसी इंटरलिंकेजेस को आपको एक्सप्लोर करना है। फाइन, our innate predispositions, innate, we don't have any moral and ethical choices। ये उस नेचुरल लॉ को नेगेट कर रहा है। पे डायमेंशन में लिख सकते हो वहाँ पे, that we, our behavior, our actions are not decided by any kind of natural law or any kind of ethics, morality and religion. No, it is just because of this, whatever is happening in our body physiological, then linking with this psychology। फाइन, यही आंसर है, यही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इन एंड कंक्लूजन पार्ट में कि ऐसे उसने एक्सप्लोर किया। ओके, और उस नहीं, इससे अच्छा रहेगा आप इसको जो यूटिलिटेरियन जो साइकोलॉजी है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे, बेंथम का जो आइडिया था उसने कैसे इंस्पायर किया, मतलब इसने कैसे बेंथम को इंस्पायर किया। फाइन, जो यूटिलिटेरियन थॉट जो आगे बना वो अपनी जो इंस्पिरेशन है यहीं से डिराइव करता है। फाइन, यू कैन राइट दैट इन कंक्लूडिंग पार्ट। और उसके बाद में कैसे कैपिटलिस्ट और लिबरल थॉट को भी इसने इंस्पायर किया। दिस डायमेंशन हैज आल्सो can be linked from this particular dimension। okay, is that clear? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर। ये 10 मार्कर ही है। So how you are going to start this question? Human nature, sir. Human nature. Equal liberty, equal freedom, how it creates instability. हाँ, देखो हमको स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लिखना है। फाइन, फाइन, व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो एब्सोल्यूट लिबर्टी थी और एब्सोल्यूट इक्वालिटी थी, उस डायमेंशन को हम लिखेंगे यहाँ पे, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देन क्वेस्ट फॉर मोर एंड मोर पावर। क्यों? वाई पावर? मोर एंड मोर पावर। ह्यूमन नेचर को वहाँ पे लिखोगे वहाँ पे कि ह्यूमन नेचर कैसा है, इगोइस्टिक, सेल्फिश। 2-3 लाइन में ये भी बताओगे
कि ऐसा क्यों है. फाइन. होप्स ने ऐसा क्यों बताया, लिंकिंग विद हिज दिस पर्टिकुलर डायमेंशन बिहेवियरल एस्पेक्ट को. ओके कि भाई उसने क्या जस्टिफाई किया उसको साइंटिफिक तरीके से, वो डायमेंशन में लिखो आप कि ह्यूमन नेचर ऐसा क्यों है, why they want, why they are power seeking, why they are egoistic. Write that dimension, and then it is going to create an unending quest for power. Okay, उसका एक कोट भी है that this unending quest of power seeking sees when the person dies. वो मौत के बाद ही वो खत्म होती है, तब तक लगी रहेगी मुझको और पावर चाहिए, मुझको और पावर चाहिए. So this is how it is. This is unending quest for power. So there is a continuous war among people against each other. This is what you're supposed to write. ये है इसका main essence. Fine. So the bottom line of this particular discussion, अगर मेरे को sum up करना हो तो कोई भी क्वेश्चन पूछ रखा है, you just read that and assess the demand of question कि भाई इसकी main demand क्या है. Fine. Main demand of that particular question. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, मेन डिमांड आइडेंटिफाई करना. ये इसके लिए चाहे आपको 30 सेकेंड लग जाए, यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज द मेन डिमांड. इवन इफ यू हैव प्रॉपर कंटेंट, इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग योर डिमांड, सो यू आर नॉट इम्प्रेसिंग द एग्जामिनर. ये आइडेंटिफाई करने जरूरी है. देन कम्स द सेकेंड पार्ट कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर कंटेंट. ओके, अब कंटेंट को कैसे लिखना है, दैट इज अ डिफरेंट डायमेंशन. कि आप कंटेंट कैसे लिख रहे हो, आपका फ्लो कैसा है, अपने आइडियाज कैसे लिखे, हाउ यू आर एड्रेसिंग इज, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ थिंग. पहला काम यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट थिंग, वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट. फाइन. डिमांड को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉलेज गैप. यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई क्या, यू आर नॉट एबल टू हैव द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. आपकी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या बोला है, किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली the thinker is saying it, why he is saying that. Fine. So first thing is assessing the demand of the question. जैसे ही आपने डिमांड आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद में उस पर्टिकुलर थिंकर का या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का ब्रॉडर एसेंस क्या है. फाइन. अब ये क्वेश्चन में आपको 50 to 60% रखना है आपको मेन डिमांड. लेकिन एक बात को याद रखना, जो उस पर्टिकुलर थिंकर या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो मेन एसेंस है, उसको आपको इंट्रो पार्ट के अंदर और कंक्लूजन के अंदर यू कैन मेंशन अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो डाल देनी है आपको. ठीक है. अगर ये एसेंस इस पर्टिकुलर होगी लिंक कि समहाउ इट वुड बी लिंक टू दैट, उसको लिंक कर दो उससे, उस एसेंस से, एंड देन कंक्लूड इट. फाइन. तो कभी अपने आंसर को मोनोटोनस मत बनाओ कि उसने उसी एक ही चीज़ के ऊपर आपको घुमा फिरा रहे हो. नहीं, वो दिखाएगा कि बंदे के पास और कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं मेरे पास में, उसको जितना उसने पढ़ा कीवर्ड से उतना ही उसने आंसर कर दिया. मेक योर आंसर लिटिल होलिस्टिक. फिर वो आपको एज देता है कि आपने कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लिख दिया, कोई केस स्टडी लिख दी वहाँ पे. दिस मेक्स योर आंसर अब यहाँ पे कंटेंट इनरिचमेंट का रोल आता है कि आपके पास कितने डायमेंशंस हैं. ये तो आपने एड्रेस कर दिया, दूसरा यहाँ पर आपने चमत्कार दिखा दिया, अलग से मसाला डाल दिया. दिस इज गोइंग टू मेक योर आंसर वेरी इफेक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल. समझ में आया? इसको आंसर राइटिंग ऐसे बोलते हैं. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? अब एक बात और याद रखना, अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन हैं, 19 क्वेश्चन मान लो, तो 7-8 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे, 7 to 8 क्वेश्चंस. ओके. मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस के आपके बहुत अच्छे हो गए, मैक्सिमम. दिस इज द हार्ड रियलिटी, अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब यहाँ पे जो पहले 5 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लिखने होते हैं, यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली. जो ये हैं 10 मार्कर्स, इनको प्रॉपरली लिखना ही लिखना है, बिकॉज एग्जामिनर इज फोकसिंग
टू आइडेंटिफाई कि भाई इस बंदे में कितना दम है. सो राइट दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली. तो पहले 10 मार्कर्स होते हैं, उनको प्रॉपरली लिखो. उसके बाद में यू हैव टू मेंटेन एवरेज. ये एवरेज मेंटेन करनी है आपको यहाँ पे, एवरेज. इसका मतलब क्या है? इवन इफ यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्पेस है, नेवर एवर ट्राई टू शो ऑफ दैट आई नो दिस मच. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो इसको आप. यू हैव टू मेंटेन दिस एवरेज. जितना टाइम मिला है, मान लीजिए आपके पास में 10 मिनट है उस आंसर को लिखने के, यू जस्ट राइट योर कंप्रेस करो अपने कंटेंट को, सो दैट यू कैन राइट विद इन 10 मिनट्स. डोंट वेस्ट 12 मिनट्स expending your answer. It is not going to benefit you. Maintain this averageness. This is something I am telling you, most important thing. वो बेनिफिट नहीं करेगा आपको. अगर आपने इतना टाइम करके अगर दूसरा आंसर अगर आप नहीं लिख पाए, एक आंसर आप नहीं लिख पाए आप, और आपने सोचा कि मैंने 15 आंसर अच्छे लिख दिए और 2 आंसर मिस कर दिए, सो यू आर मिसिंग वेरी क्रूशियल मार्क्स. ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई विल टेल यू टाइम एंड अगेन. सो these are the things you should be knowing when you are attempting your these small test. वहाँ पे आपको ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, सो दैट व्हेन यू आर राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट, वहाँ पे प्रॉपरली आप अकोमोडेट कर सको दीज स्मॉल ट्रिक्स. इज इट क्लियर? ओके. अब जो हमारा टेस्ट होगा उसमें होब्स का और मैकेवली का, हम दोनों का इकट्ठा ही करेंगे. ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चंस मैकेवली के होंगे और 2 या 3 होब्स के होंगे. फाइन. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. ओके.